अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद इमरान स्कोप साइंस एकेडमी के साथ चैप्टर नंबर 17 का न्यू टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स। डियर स्टूडेंट्स, हमने देखना ये है कि किसी सॉलिड के अंदर डिफॉर्मेशन क्यों प्रोड्यूस होती है, ऐसी कौन सी रीजन है जिसकी वजह से किसी भी सॉलिड की शेप के अंदर, लेंथ के अंदर या वॉल्यूम के अंदर चेंज आ जाता है। इस टॉपिक की तरफ आने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन को टच करें ताकि हमारे रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो डियर स्टूडेंट्स, हम आते हैं डिफॉर्मेशंस ऑफ सॉलिड। अब क्यों डिफॉर्मेशन जो है वो सॉलिड्स के अंदर प्रोड्यूस होती है? सो इफ फोर्स इज अप्लाइड, अगर हम किसी भी सॉलिड पर इफ फोर्स इज अप्लाइड, अगर हम किसी सॉलिड पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स अप्लाई करने से क्या होता है? इट प्रोड्यूस तो इस ये जो फोर्स है ये क्या प्रोड्यूस करती है? सो इट प्रोड्यूस चेंज इन लेंथ, शेप एंड वॉल्यूम। तो अगर आप किसी भी सॉलिड मटेरियल पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस फोर्स से उसके अंदर जो चेंज आता है वो चेंज उसकी लेंथ में हो सकता है, वो चेंज उसकी शेप में हो सकता है, एरिया में हो सकता है, या वो चेंज उसके वॉल्यूम में हो सकता है। तो इसी चेंज को डिफॉर्मेशन का नाम दिया जाता है। दैट चेंज इज नोन एज डिफॉर्मेशन। तो इसी चेंज को दैट चेंज इज नोन एज डिफॉर्मेशन। इसी चेंज को हम डिफॉर्मेशन कहते हैं। दैट चेंज इज नोन एज डिफॉर्मेशन। तो ये हमारे पास है डिफॉर्मेशन। स्टूडेंट, डिफॉर्मेशन की तरफ आने से पहले हम एक रबर बॉल कंसीडर करते हैं। सो लेट्स कंसीडर अ रबर बॉल। एग्जांपल लेते हैं इसकी। एग्जांपल में हमने कंसीडर कर ली है एक रबर बॉल। अब स्टूडेंट, ये आपके पास एक रबर बॉल है। अब जब आप इस रबर बॉल को अपनी हथेली पे रख के यहां से यूं प्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो होता यह है इस रबर बॉल पर हर तरफ से एक प्रेसिंग फोर्स अप्लाई हो जाती है, जिसकी वजह से यह प्रेसिंग फोर्स इस रबर बॉल की शेप के अंदर चेंज ले जाती है। ये जो बॉल है ये स्क्वीज हो जाती है, ये दब जाती है, ये थोड़ी सी सिकुड़ जाती है। अब आप क्या करते हैं, जब आप इसी एक्सटर्नल फोर्स को जो आप इस बॉल पर अप्लाई कर रहे थे, जब आप इस एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव कर लेंगे तो ये बॉल दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर वापस आ जाएगी। इसी तरह से अगर हम एक इलास्टिक वायर कंसीडर कर लेते हैं, एक हमारे पास इलास्टिक वायर है, ये हमने एक इलास्टिक वायर कंसीडर कर ली और इस पर इधर भी हम फोर्स लगाते हैं और इधर भी हम फोर्स लगाते हैं, या फिर इसको एक साइड से आप टाइट कर देंगे और दूसरी साइड पे इस पे फोर्स लगाएंगे। डियर स्टूडेंट, आपके पास अगर एक इलास्टिक वायर मौजूद है, आप जब उस पर फोर्स लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, तो उसकी लेंथ में इजाफा हो जाएगा, उसके लेंथ में चेंज आ जाएगा। यही चेंज जो है वो डिफॉर्मेशन है। अब डियर स्टूडेंट, बात यह है कि ये जो चेंज है ये किस वजह से प्रोड्यूस होता है? ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से ये चेंज प्रोड्यूस हो जाता है? एक्चुअली अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास ये मौजूद है एटम्स, ये हमारे पास सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास मौजूद है एटम्स। अब जब हम फोर्स लगाते हैं तो ये जो एटम्स हैं ये एक्चुअली एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं। इनके अंदर जो चेंज आती है वो इन्हीं एटम्स की डिस्प्लेसमेंट की वजह से आती है। सो जब हम किसी भी सॉलिड मटेरियल पर फोर्स लगाते हैं तो एक्चुअली उसमें जो डिफॉर्मेशन है दैट इज ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। हम जब स्ट्रेच करते हैं तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाता है। जब हम किसी मटेरियल को कंप्रेस करते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के दरमियान का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कम हो जाता है। So this deformation is due to the displacement of atoms and molecules। कि आप किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड पर, किसी भी सॉलिड मटेरियल पर जो फोर्स अप्लाई करते हैं वो फोर्स
की वजह से जो चेंज प्रोड्यूस होता है, जो डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होता है, वो डिफॉर्मेशन एटम्स और मॉलिक्यूल्स की डिस्प्लेसमेंट की वजह से होता है। सो जब आप इन एटम्स पर फोर्स लगाती हैं तो चेंज प्रोड्यूस होता है। उसकी रीजन क्या है? चेंज ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स की जो डिस्प्लेसमेंट है किस तरह से? फ्रॉम देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट की वजह से ये डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होता है। लेकिन डियर स्टूडेंट, जब हम फोर्स रिमूव कर देते हैं तो एटम्स दोबारा से अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर वापस लौट आते हैं और एटम्स और मॉलिक्यूल्स की या किसी भी मटेरियल्स की इस प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी कहा जाता है। अब इलास्टिसिटी को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे कि हमारे पास इलास्टिसिटी जो है वो क्या है? सो इलास्टिसिटी को अगर हम डिफाइन करते हैं तो इस तरह से डिफाइन करेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल to regain its original shape, length and volume। तो किसी भी सॉलिड की वो प्रॉपर्टी जिसमें वो अपनी ओरिजिनल शेप, ओरिजिनल लेंथ या वॉल्यूम दोबारा से रिट्रेस कर लेता है, दोबारा से रीगेन कर लेता है। जिस तरह से कि हमने एक इलास्टिक स्ट्रिंग की आपको एग्जांपल दी है कि आपके पास एक इलास्टिक स्ट्रिंग या वायर मौजूद है, आप उसको स्ट्रेच करते हैं, उसकी लेंथ में चेंज आ जाता है, जैसे ही फोर्स रिमूव करें तो वो अपनी ओरिजिनल लेंथ में वापस आ जाए। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी।